Good morning, everyone. So, continuing with the optical isomerism, today we are going to do, in case of compound having more than one chiral carbon, if various projections are given, then how will you identify whether they are identical enantiomers or diastereomers? So, giving you an example, this is compound number 1, this is compound number 2. You need to find whether they are enantiomers, identical or diastereomers. अब enantiomer, diastereomer, identical आइडेंटिफाई करने के लिए what you need to do, क्या करना पड़ेगा? You just need to convert into Fisher. इसे आपको फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था. The group on which are lying below the plane of paper, they are represented on the vertical line. वर्टिकल लाइन पे रखा तो जो आपके राइट साइड पे उसको आपने राइट पे रखा और जो आपके लेफ्ट पे और लेफ्ट पे. एग्जैक्टली इसको सावर्ट से फिशर में कन्वर्ट कर लिया. अब ये हमने इसका क्या बना लिया? आइडेंटिकल ड्रा कर लिया. दिस इज द आइडेंटिकल. सिर्फ सावर्ट प्रोजेक्शन से फिशर में कन्वर्ट किया. नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस. कंपेयर करने का तरीका जानते हैं. कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी ड्रा करते हुए क्या करना था? उल्टा ड्रा करते. CST जो फ्रंट पे है उसका H है बेटा, उसका BR है. सॉरी, नेक्स्ट कौन है? ये CL है, H. तो जब विजुअलाइज इधर से कर रहे हैं तो फ्रंट पे पहले ये आएगा, सेकंड टाइम पे वो आएगा. अब ड्रा करते हुए क्या बताया था आपको? हाउ टू सी इट. इसको देखने के लिए क्या करना होगा? You just see this molecule and this molecule. At this chiral carbon, how many exchanges have to be done? CH3 और BR exchange करो तो CH3 will come at this place, BR will come at this place. फिर BR इधर आ गया तो BR को exchange करूँगा, H will come at this place और BR with this place. So क्या बन जाएगा? तो पहले मैंने BR और CH3 को exchange करूँगा तो CH3 will go there, but BR will come here. तो वो ड्रा करने के लिए BR एक्सचेंज करूंगा तो इसको एक्सचेंज करने के लिए यहाँ कितने एक्सचेंज लगेंगे? इवन. इससे वो बनाने के लिए कितने चेंजेस करने पड़ेंगे? पहले तो CH3 और Cl को चेंज करूंगा. क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि CH3 इस पोजीशन पे चाहिए तो CH3 यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया. फिर चेंज करेंगे तो H अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. तो यहाँ भी कितने एक्सचेंज लगे? इवन. तो इवन लगे तो इसका मतलब 1 और 2 क्या है आपस में बेटा? आइडेंटिकल. आइडेंटिकल. क्लियर? इसी तरह से आपके सामने कोई भी एक प्रोजेक्शन आ जाए, इसके दो तरीके. बोले या तो इसको भी पहले एक्लिप्स में करो. क्यों? क्योंकि फिशर रिप्रेजेंट मोर स्टेबल एक्लिप्स, तो इसको एक्लिप्स में कर लो बेटा. एक्लिप्स में करने के लिए पीछे वाले को रोटेट करके ले आओ. रोटेट करके यहाँ ले आओ तो CH3 आ गया बेटा यहाँ. अब CH3 यहाँ आ गया, उसके बाद ये कौन आ जाएगा? H यहाँ हो जाएगा. अब इसको फिशर में कन्वर्ट कर. फिशर में कन्वर्ट करने के लिए CH3 है. फ्रंट पे कौन है? ये H है, ये BR है. बैक पे कौन है? ये H है, ये Cl है और ये CH3 तो है ही. ये ड्रा हो गया. नाउ यू कैन फिक्स. अब मुझे कंपेयर करना है, सिर्फ 1 और 3 कंपेयर कर. 1 और 3 कंपेयर करना तो देख सकते हैं कितने चेंज करने पड़ेंगे. CH3 में Cl और H को एक्सचेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ तो लगे बेटा ऑड. नीचे वाले में तो बिल्कुल सेम ही बना हुआ है तो ये तो इवन एक्सचेंज वाला हो गया. तो एक ऑड हो गया, एक इवन. क्योंकि इसको चेंज करने के लिए एक ही चेंज करना पड़ेगा, वो तो पहले ही सेम है.
तो ये आपस में क्या होगा बेटा, इट्स कॉल्ड डायस्टीरियो। तो डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म हो गया। क्लियर? दिस बिकम योर डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म। सो ऐसा करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट इनटू फिशर फर्स्ट। फिर मतलब आपको अगर एक्लिप्स नहीं देखा तो एक्लिप्स में कन्वर्ट करो, एक्लिप्स से सीधा आ सकते हैं। करने को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। करने को आप इसको डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्रा करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको साउर्स बनाना पड़ेगा। साउर्स बनाने के लिए CH3 दिखाई दे रहा है, HBr दिख रहा है। तो CH3 इन फ्रंट, ये H और Br, और पीछे कौन दिख रहा है, ये Cl, ये H, ये CH3। तो ये A और A आइडेंटिकल है, ये B अलग है, ये C, ये C और ये C और ये C, ये सारे एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग प्रोजेक्शंस हो गए। एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग प्रोजेक्शंस। क्लियर? अब ये आप पर डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इससे आप डायरेक्ट फिशर भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फिशर बनाने के लिए CH3 जो बॉटम पे होगा वो तो बॉटम पे HBr तो सेम होगा। अब Cl क्योंकि फिशर में एक्लिप्स नहीं है, स्टैगर्ड बना हुआ है, तो Cl को अगर टॉप पे दिखाओगे तो इसको आपको चेंज करना, राइट वाले को लेफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को राइट पे। अपने आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब बॉटम वाला पोर्शन तो ऐसा ही बन रहा है। अब बॉटम वाला पोर्शन से बन रहा है तो Cl टॉप पे दिखाइए तो Cl यहाँ बनाएंगे। अब Cl यहाँ बनाएंगे तो अब क्योंकि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन है, फिशर तो एक्लिप्स से बनता है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, Cl को अगर आप टॉप पे दिखाएंगे तो आपको CH3 और H एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो CH3 राइट पे दिख रहा है तो CH3 आप लेफ्ट पे बनाएंगे, और H लेफ्ट पे दिख रहा है तो H राइट पे बनाएंगे। सीधा फिशर बना सकते हैं। बना के देखिएगा एग्जैक्ट आइडेंटिकल आ जाएगा। सो इसे बोलते हैं बेटा जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन में आपको अलग अलग प्रोजेक्शंस दिए हो, अलग अलग प्रोजेक्शन में आप कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर आता है बेटा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने बहुत आसान। जो फार्मूले हमने पहले पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल में वही फार्मूले काम आएंगे, सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी। तो पहला आएगा इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल कंपाउंड हैविंग n कायरल कार्बन। दूसरा, सीधे पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल समझाता हूं। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैविंग even number of chiral carbon having odd number of chiral। तो यहाँ कई तरह से आते हैं। इसमें आएंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर में से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव के बाद आएंगे मीजो आइसोमर। टोटल कितने होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे और मीजो कितने होंगे। जब n कायरल कार्बन होंगे तो सीधा बचा टोटल स्टीरियो आइसोमर। टोटल स्टीरियो आइसोमर 2n, वहां भी 2n ही होते थे। जब n क्या थे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स थे। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव सारे 2n होंगे, ये 0 होंगे। जैसे एग्जांपल दूंगा अभी इसके बाद। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब याद होगा जब इवन नंबर डबल बॉन्ड थे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2n-1 प्लस 2n/2 -1। सॉरी नीचे लिखना चाहिए
तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n बाय 2 माइनस 1। इसमें से ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे और मीजो कितने होंगे? तो ये होंगे आपके टोटल आइसोमर, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव और वो आपके मीजो। और नंबर ऑफ कायरल हुए तो वहां क्या था फॉर्मूला? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2 था। तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होंगे और 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। तो फॉर्मूले एग्जैक्टली कॉपी हैं तो 2 बार नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली बात। तो फॉर्मूले वही हैं जो हमने पहले पढ़े, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव और मीजो अलग अलग काउंट करने होंगे। उसने इस पेपर में ध्यान से पढ़े, उसमें टोटल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ये, उसमें से ऑप्टिकल एक्टिव कितने ये और उसमें से ऑप्टिक इनएक्टिव कितने ये। फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं बेटा। पहला, बार बार एग्जाम्पल दिया तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है। और कायरल कार्बन कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, मीजो तो होंगे नहीं इसमें, 16 आइसोमर होंगे बेटा। अब 16 कैसे होंगे वो आपको सेट करना आना चाहिए। हाउ द 16 विल बी देयर, 16 कैसे होंगे? बोले सीधी सी बात है बेटा जी, यहां से काउंट करना शुरू करो बेटे। आर 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 आर, उसके बाद पॉसिबिलिटी लगानी है, आर 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 सारे आर वाले, फिर आर 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 एस, फिर क्या हो जाएंगे आर आर एस एस, फिर आर एस एस एस, एक एक करके एस बढ़ाते जाओ। या फिर बना सकते हैं कौन से, आर एस एस ना बनाओ तो आर एस एस आर बना सकते, तो इस तरह से बन जाएंगे। तो आर 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 एस, तो फिर आर आर एस एस, उसके बाद जैसे 4 यहाँ बने हैं वैसे ही 4 एस एस से बनेंगे, राइट। सारे एस एस एस, फिर एस 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 आर, फिर एस एस आर आर और फिर एस एस आर आर। तो टोटल बिकम, ऐसे करते करते टोटल सेटअप बनाने पड़ेंगे, 16 सेटअप बन जाए, राइट। तो सारे सेटअप बना के देखने पड़े। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे? 16। जैसे हम मान लो 2 वाले केस में बना के 2, अगर मान लो 2 कायरल कार्बन होते हैं तो क्या होता? 2 रेज़ टू पावर 2 4। तो फॉर्म में क्या बनते बेटा? एक आर आर, एक आर एस, एक एस आर और एक एस एस। इसी तरह से सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। दूसरा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है, बट नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर 2, पर मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल विद इवन नंबर ऑफ कार्बन।
सिमेट्रिकल विद इवन नंबर ऑफ काइरल कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बेटा 2 raised to power 2 minus 1 plus 2 raised to power 2 by 2 minus 1 कितने हो गए बेटा 3। 3 में कैसे हो गया बेटा 2 ये और 1 ये दो तो ऑप्टिकल एक्टिव है और एक मीजो है। समझ सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है तो एक आर आर होगा, एक एस एस होगा और एक आर एस होगा। एस आर क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, एस आर आर एस या एस आर तो एक ही बात है क्योंकि दोनों साइड में सिमेट्रिकल हो जाएगी। तो 3 कौन कौन से बन सकते हैं? बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं। समझते हैं, ये मीजो है और एक कौन होगा? एक ये है, किसका मिरर इमेज होगा बेटा। तो एक डेक्स्ट्रोलीवो का पेयर हो गया, राइट। तो इनमें से कोई एक मीजो होगा, कन्फ्यूजन तो निकाल के देखनी पड़ेगी। तो एक मीजो होगा, 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। पेपर कई बार ये पूछ लेते हैं, बोले कितने एंशियोमेरिक पेयर होंगे? भैया जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उसमें से जो कंपाउंड हम बनाएंगे वो तो होंगे 8 होंगे। जैसे 8 टोटल हम कंपाउंड बनाएंगे तो 8 उसके मिरर इमेज भी होंगे, तो 8 एंशियोमेरिक पेयर होंगे ऊपर वाले। इसमें 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं तो 1 एंशियोमेरिक पेयर होगा, राइट। ये तो हो गया इवन नंबर वाला। फिर सिमेट्रिकल विद और नंबर ऑफ काइरल। वर्टिकल साइड बना रहा हूं सो दैट समझ पाओ, मेरे पास अब जगह नहीं है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर। अब ये थोड़ा टिपिकल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, स्टूडेंट को ये काइरल समझ में आएगा, ये काइरल समझ में आएगा, दिस इज कॉल्ड सूडो काइरल। और ये भी काउंट करना है, सूडो काइरल है, ये भी काउंट करना होता है। तो नंबर ऑफ काइरल कार्बन कितने हो गए? 3। तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा? 2 raised to power n-1 plus 2 raised to power n-1 by, तो 2 raised to n-1, 2 raised to power 3 minus 1, तो 4 तो ये हो गए बेटा। और 2 raised to power 3 minus 1, 2 ये हो जाएंगे 600। इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव और ये मीजो, राइट। ऐसा वैसे आने का चांस बहुत रेयर होता है, बट हायर क्लास टॉपिक इज कॉल्ड सूडो काइरल, ये भी काउंट करना है आपको। सो ये एक जनरल तरीका हो गया हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। तो कुछ भी क्रैम नहीं करना, जिसको पहले ज्योमेट्रिक वाले फार्मूले आते हैं एग्जैक्टली वही कॉपी फार्मूला है, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। करिए नोट बेटा। फिर आता है एक बहुत बेटर टॉपिक अमीन चैप्टर का है, इट्स कॉल्ड अमीन इन्वर्जन्स।
या फिर एन फ्लिपिंग। अमीन इन्वर्जन या एन फ्लिपिंग क्या होती है? वो कहते हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल कार्बन होता वैसे ये भी एक मॉलिक्यूल है अमीन। इस अमीन मॉलिक्यूल को देखें तो जस्ट लाइक एक नॉर्मल टेट्राहेड्रन से बनता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी sp3 है। तो समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। सो मॉलिक्यूल इज जस्ट लाइक दिस, पिरामिडल टाइप मॉलिक्यूल। अब पिरामिडल टाइप मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं, यू कैन नॉट कट दिस कंपाउंड टू टू इक्वल हाफ। कहीं से भी नहीं काट सकते, यहाँ से भी नहीं काट सकते, यहाँ से भी नहीं काट सकते, कैन नॉट कट दिस इनटू टू इक्वल हाफ। सो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, सो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल मीन्स to an enantiomeric form cannot be isolated as they exist in equilibrium due to n flipping। अभी एन फ्लिपिंग क्या होती है? एन फ्लिपिंग मतलब अमीन इन्वर्जन, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड फ्लिप करना। अब नाइट्रोजन के अराउंड फ्लिप कैसे करता है? दिस मॉलिक्यूल टेंड टू फ्लिप। फ्लिप कैसे करता है? दिस मॉलिक्यूल अंडरगो ए काइंड ऑफ फ्लिपिंग लाइक दिस। इट टेंड टू फ्लिप लाइक दिस। अब फ्लिपिंग को समझेंगे तो समझने के लिए तीन अलग अलग पेन होने चाहिए, और बाई चांस वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ पेन्स। थ्री टाइप पेन में दिस इज रेड पेन, दिस इज ब्लैक, ये वाइट। अब ये इस तरह का मॉलिक्यूल है पिरामिडल। अब इधर क्या है? लॉन पेयर। अब लॉन पेयर इधर उन्होंने कहा नहीं क्या करता है, लॉन पेयर को पुश करना शुरू करता है, ये बॉन्ड यू फ्लिप करते हैं, फ्लिप लाइक दिस। अब फ्लिप करते हैं तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, लॉन पेयर इधर आ जाता है एंड मॉलिक्यूल फ्लिप लाइक दिस। R1 अपनी पोजीशन पर उल्टा हो गया, ये उधर उल्टा हो गया, उधर उल्टा हो गया। ये बिल्कुल वैसे इन्वर्स हो गया जैसा कि आप पढ़ते हैं। आपने एक अम्ब्रेला को होल्ड किया, अम्ब्रेला को होल्ड करते हुए बाई चांस एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर गई। अब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करते हैं अम्ब्रेला क्या होता है? एग्जैक्टली अपनी शेप पलट लेता, एग्जैक्टली इट गेट इन्वर्टेड। तो उसी तरह से मॉलिक्यूल में सारे ग्रुप जो होते हैं बॉन्ड नीचे की तरफ है, ये ग्रुप क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं अपनी पोजीशन पे। सेंटर नाइट्रोजन के अराउंड तो इसको बोलते हैं एन फ्लिपिंग। तो एन के अराउंड फ्लिप करके इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस तरह से कन्वर्ट होते हैं तो ऑब्वियस बात है, इसको समझने के लिए जब भी फ्लिप हुए होंगे तो फ्लिप होने की ट्रांजिशन स्टेट क्या? जब भी फ्लिप हुए, फ्लिप हो गए तो ऐसे आ गए, मतलब पहले भी sp3 थे, अब भी पिरामिड से पिरामिड ला गए, पर जब भी फ्लिप होंगे तो कभी ना कभी रास्ते में यू तो हुए होंगे। अब नीचे से अगर आ रहे हैं इस तरह से, पिरामिड से आ रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड की तरफ, तो फ्लिप होते होते कभी ना कभी तो इस पॉइंट पर आए होंगे। अब ये पॉइंट क्या है? ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट है। इस कॉल्ड ट्रांजिशन में सारे एक ही प्लेन में हुए होंगे। जैसे अम्ब्रेला अगर टर्न अप हुआ एग्जैक्टली टर्न अप हुआ तो कभी ना कभी इन्वर्ट होते, कभी ना कभी तो सीधा हुआ होगा। बट जिस पॉइंट पे वो सीधा हुआ था, क्या उस स्टेज को आप कैच कर सकते हैं? स्टूडेंट बोलेगा बहुत फास्ट इन्वर्ट होता है, वी कैन नॉट कैच, जो सेंटर बिल्कुल एक प्लेन में कब आता। तो इसी तरह इसको बोलते हैं, ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे आती है फ्लिप करते हुए? ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनी होगी बेटा, ये R1, ये R2, ये R3, तो ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट में प्लेनरिटी आई होगी, ये प्लेनर मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में ये बना होगा। अब प्लेनर है तो हाइब्रिडेशन क्या हुई होगी? sp2 कैसे हुई होगी? नाइट्रोजन फिलहाल क्या है बेटा? 1s2 2s2 2px1 2py1 2p। जब sp3 होता है sp3 तो ये लोन पेयर लाई करते हैं इन sp3 हाइब्रिड। अब जब ये प्लेनर हुआ होगा, प्लेनर होने के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए?
प्लेनर में तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई होगी। अगर sp2 हुई होगी तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड की जरूरत पड़ी होगी। 3 अनपेयर्ड तो है नहीं, ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई होगी, 3 बॉन्ड बने होंगे, और लोन पेयर कहाँ गया, 1 मिनट। लोन पेयर कहाँ गया, वो लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज 2p में शिफ्ट हुआ होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनी होगी। बनने के बाद ये फ्लिप कर गया। फ्लिप करने पे क्या हुआ, R1, ये R2, ये R3, ये बेटा लोन पे। अब ये 1 है, ये 2 है। 2 का आइडेंटिकल बना रहा हूं। इसका आइडेंटिकल क्या होगा, 2 का आइडेंटिकल क्या होगा, इसको घुमा दो। घुमा दिया जी। घुमाने पे क्या बनेगा, N, R3 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ गया, R1 इधर आ गया। अब ये जो बना हमने 2, इसका आइडेंटिकल ही बनाया। अब ध्यान से देखो, ये है 1, ये है 2। 1 और 2 एग्जैक्टली क्या आ गए, मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब क्या बन गए, इनेंशियोमर। अब ये 2 इनेंशियोमर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, as the energy barrier of flipping, energy barrier for their interconversion is very less। इनका जो एनर्जी बैरियर है वो बहुत कम है, इसलिए इसको एक फॉर्म में पकड़ना मुश्किल है। तो इसलिए वर्ड आता है नॉन रिजॉल्वेबल। मतलब 2 अलग अलग फॉर्म तो हैं, बट इन्हें आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट दीज 2 फॉर्म्स। इन 2 फॉर्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो दीज 2 फॉर्म आर नॉन रिजॉल्वेबल। सो अमीन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इज कॉल्ड 2 डिफरेंट एनंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, जिनकी अलग अलग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है, बट उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है। जैसे कि हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ाया, अलग अलग कन्फर्मेशन की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, बट वो एनर्जी का डिफरेंस इतना कम है कि दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसे बोलते हैं अमीन इन्वर्जन या फ्लिपिंग अराउंड एन। कभी कभी फ्लिपिंग लाइक अम्ब्रेला भी बोल देते हैं। सो आई होप समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अमीन इन्वर्जन। स्टूडेंट बोलेगा व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक। स्टूडेंट के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि ऑप्टिकल एक्टिव है तो कायरल कार्बन ढूंढने बैठ जाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव तो ये भी है। इसी तरह से एक और मैं कंपाउंड दे दूं, एक बार ये नोट करो। इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनिक में काम आएगा वो ये कार्बन आयन है, बोले ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन रिजॉल्वेबल, रिजॉल्व नहीं होता। अगला नेक्स्ट ले कार्बोकेटाइन, बोले sp2 प्लेनर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेडिकल्स, रेडिकल में जो अनपेयर्ड होता है वो p में लाई करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, sp2 प्लेनर,
ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो अमीन इन्वर्जन जैसा केस हो गया, फ्लिप कर जाएगा। समझाने के लिए R1 R2 R3 बोले ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। 4 डिग्री मीन सॉल्ट है, 4 डिग्री मीन सॉल्ट ऑप्टिकली एक्टिव, और इसकी दो फॉर्म रिजॉल्वेबल भी हैं, रिजॉल्वेबल भी हैं, राइट। कभी कभी अगर कोई टॉपिक मिल जाए कि व्हाट इज एनेंशियोमेरिक एक्सेस, कौन सा एनेंशियोमेरिक एक्सेस में है, तो डेक्स्ट्रो ज्यादा हो तो डेक्स्ट्रो माइनस लीवो, लीवो ज्यादा हो तो लीवो माइनस डेक्स्ट्रो, डिवाइड बाय डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इनटू 100। वैसे तो आसान सा काम ही था, किसी कंपाउंड में आपको दिया हो कि मुझे एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकाल के दिखाओ। एनेंशियोमेरिक एक्सेस मतलब बोल देगी एक तो ये 40% तो डेक्स्ट्रो है, 60% लीवो है, तो एक्स्ट्रा कौन है, लीवो। लीवो कितना एक्स्ट्रा है, 60 माइनस 40 डिवाइड बाय दिस इनटू 100। जैसे 6 ग्राम ऑफ डेक्स्ट्रो दे दे 3 ग्राम ऑफ लीवो, अब 6 ग्राम डेक्स्ट्रो है 3 ग्राम लीवो, तो डेक्स्ट्रो लीवो का डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100। ये एक एनेंशियोमर जितना एक्सेस में वो परसेंटेज आ जाए, इसे बोलते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एक तो न्यूमेरिकल कभी कभी मिल जाएगा इस टॉपिक पे। सो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल डील विद सम टॉपिक कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कुछ पोर्शन तो 11th में हमने पढ़ा है। वी विल स्टडी वन टॉपिक इन डिटेल कॉल्ड टॉटोमेरिज्म इन डिटेल। रिमेनिंग टॉपिक के तो सिर्फ एक असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू कराने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अदरवाइज योर मेजर पोर्शन ऑफ द आइसोमेरिज्म इज फिनिश्ड, राइट। यू विल गेट असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस इन दिस वीक। सो स्टडी and revise this topic. Till then, thank you.